हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो ये रही स्टूडेंट्स हमारी एग्जांपल नंबर 7.7। इसमें वो हमें क्या देखें आपके सामने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सर्किट है। ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसमें इंडक्टर भी पाया जा रहा है जबकि कैपेसिटर भी पाया जा रहा है। और उसकी मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट है, वो मुझे कहता है कि मुझे वी ऑफ टी आपने फाइंड आउट करके देनी है। अब ये एक एग्जाम्पल थी तो इसमें उसने अजम्पशन की हुई है और हमें इक्वेशन भी दी हुई है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, हमने खुद क्रिएशन करनी होती है। लेकिन इंशाल्लाह मैंने ही आपको करवाना, तो टेंशन वाली बात नहीं है ज़्यादा। तो देखिए अजम्पशन में उसने हमें एक इक्वेशन दी थी और कहता था लेट अस अज्यूम कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आर यानी रजिस्टर लगा है उसकी वैल्यू है 2 हम सी यानी कैपेसिटर जो लगा है उसकी वैल्यू है 1/5 फैरेड और इंडक्टर की वैल्यू है 5 हेनरी। और उसके बाद वो कहता है जी इसमें जो करंट मतलब कि जो रजिस्टर में ज़ीरो मतलब कि अभी टाइम स्टार्ट होने से पहले जो करंट स्टोर थी वो कितनी थी -1 एम्पेयर थी। और जो वोल्टेज थे कैपेसिटर के क्रॉस से इसी टाइम पे यानी कि जब अभी हमने कैपेसिटर को लगाया हुआ है, स्विच ट्रिगर नहीं किया, तो उस वक्त उसमें कितने वोल्टेज थे, 4 वोल्ट थे। तो चले आए, जैसा कि आपके सामने ऊपर इक्वेशन दी गई है, आपने इसको एस की फॉर्म में लेके जाना है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कैसे हमें पता चलता है रूट्स इक्वल हैं, रियल हैं, अनइक्वल हैं, सारी 3 कंडीशंस थी मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहले आपको वो इक्वेशन दी गई है, उसमें आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है जो जो इसमें दी गई हैं और इसको लाना है असल मेजरमेंट्स की फॉर्म में। तो देखें पहला तो हमारे पास नंबर सिंपल होता है क्योंकि इसके साथ हमने कोई वेरिएबल नहीं रखना होता। तो ये है डी स्केयर वी ओवर डी टी स्केयर, ठीक है। ये वी ऑफ टी ही है, एज इट एज वी ऑफ टी ही है, उसने बस उस वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप इसे वी ऑफ टी भी कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखें +1 ओवर आर सी, वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। आर की क्या वैल्यू है 2 है और सी की वैल्यू है 1/5 और बाकी डेरिवेटिव एज इट एज आ जाएगा। आगे प्लस वी वैसे ही का वैसे ही रहेगा और 1/L सी की वैल्यू पुट होगी। एल की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू आप वैसे ही जानते हैं 1/5, ये आपस में वैसे ही कटने वाले हैं। तो देखें हमारे पास इक्वेशन का कुछ इस तरह से स्केड्यूल बन रहा है, डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर प्लस ये 5 ऊपर चला जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 साथ में डी वी ओवर डी टी प्लस ये आपस में कट गया और वी ही सिर्फ रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास जनरल होमोजीनियस इक्वेशन आ गई है। इसके थ्रू हमने डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू अब हमने इसको लेके जाना है रूट्स की फॉर्म में। तो आपको पता है इन द फॉर्म ऑफ रूट्स हम इसको किस फॉर्म में लेके जाते हैं, एस की फॉर्म में, यानी कि डी ओवर डी टी को एस के बराबर रख दिया जाता है। ये मैंने पहले भी रिपीट किया था प्रीवियस वीडियो में, डी ओवर डी टी को एस के बराबर रख दिया जाता है। यहाँ पे देखें डी ओवर डी टी का स्केयर है तो एस स्केयर आ गया। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे 2.5 एज इट एज और ये एस से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद वी के साथ एस की पावर 0 होगी, मीन्स ये यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। अब ये हमारे पास एक आ गया जी एज इट एज एक इक्वेशन आ गई। इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट के फार्मूला से हल करूँगा। मैं उस लंबी चौड़ी हिसाब किताब में नहीं जाना चाहता, तो चलें उसी तरीके से हल करते हैं। कैसे जी, देखें एस का होल का स्क्वायर आ गया +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म होती है। तो अब आपको मैं ये चीज़ याद करवाता चलूँ कि हमारे पास जो होता है जी क्या उसका नाम था, एक फार्मूला होता है A² + 2AB + B²। तो इस फॉर्म में मैं इसे लेके जाना चाहता हूँ। तो देखें 2.5 यानी 2s तो बन रहा है, लेकिन 2.5 कैसे बनाएंगे। 2 को अब आपने क्या करना है जी, 2.5 को आपने डिवाइड कर देना। ये देखें 2.5 को आपने डिवाइड कर देना है 2 से, जो नंबर आएगा उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई देंगे तो आपके पास वही चीज़ बन जाएगी। देखें 1.25 आ रहा है। अब देखें मैंने यहाँ पे 1.25 लिख दिया। अब मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 1.25, तो देखें मेरे पास क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है। मतलब जो दिया गया नंबर उसको 2 से डिवाइड करेंगे आपको नंबर पता चल जाएगा। अब ये सेकंड टर्म है यानी ये b है, तो b का स्क्वायर भी होना चाहिए, यानी कि 1.25 का स्क्वायर। इसे मैं ऐड भी करवा देता हूँ और माइनस भी करवा देता हूँ, इससे कोई इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इंसाफ का पलरा अभी भी बारी है। +1 = 0, ठीक हो गया जी। अब देखें ये तो आ गया जी s + 1.25 होल का स्क्वायर, a + b होल का स्क्वायर जैसे होता है। और 1 में से ये इसका स्क्वायर माइनस होने वाला है, तो इसको स्क्वायर करके देखते हैं कितना बनता है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं 1.25 का मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास क्या आ रहा है 1.5625। अब इसके साथ माइनस है, इसमें से जब यानी कि अब ये जो हमारे पास आंसर आया इसके साथ मैं माइनस लगाता हूँ। देखिए माइनस आंसर +1, तो ये क्या दे रहा है -0.5625। इसको जब हम दूसरी जानिब उठा के लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी दूसरी जानिब जाके हमारे पास आ जाएगा 0.5625। इस साइड पे माइनस था, उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। अब दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना ताकि इसका स्क्वायर खत्म हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा s + 1.25
इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेके देखते हैं जी कितना बनता है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.5625, तो 0.75 दे रहा है, आपके सामने ही है। तो 0.75 इधर आ गया जी। एस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, और एक और बात स्टूडेंट्स, जब आपको मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि जब सिंपल वैल्यू, यानी ये तो स्केयर ने स्केयर रूट को कैंसिल कर दिया, लेकिन जब सिंपल वैल्यू का स्केयर रूट लिया जाता है ना, तो उनके साथ प्लस माइनस आ जाता है। यानी एक केस में से लिखा जाएगा प्लस के, और दूसरे केस में से लिखा जाएगा एस प्लस 1.25 इज इक्वल टू माइनस 0.75। ये चीज़ याद रखिएगा, अदरवाइज आप एक रूट निकाल के अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे, ठीक है जी। यानी आपको पता है जब भी किसी चीज़ का सिंपली हम स्क्वायर रूट लेते हैं उसके साथ प्लस माइनस इस तरह से लगा होता है। तो एक केस में प्लस आ गया, एक केस में माइनस आ गया। आप इस पे अप्लाई करके देखें, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो -1.25 प्लस 0.75, ठीक है जी। और इस जानिब हमारे पास आ गया। दूसरा काफ़ी लंबा प्रोसीजर होना था, जो दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट के दूसरा जानिब जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो s इज इक्वल टू -1.25 माइनस 0.75। अब ये तो -2 साफ साफ दिखाई दे रहा है, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -0.5, और ये आ गया s इज इक्वल टू -2, ये 2 बन जाता है। अब स्टूडेंट बात ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत ही ज़रूरी बात है। अब आपके सामने है, इसे आप S1 कह सकते हैं और इसे S2 कह सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि दोनों को अलग-अलग जो कर लिया। यहाँ पे भी आप ये वैसे मेंशन कर सकते हैं, चलें यहाँ पे ठीक है। अब ये आपके पास S की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब आपने ज़रा गौर से देखना, क्या ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं। और ये रियल हैं? बिल्कुल जी, ये रियल हैं। इमेजिनरी पार्ट इनमें नहीं पाया जा रहा, लिहाजा ये क्या है कंडीशन, ये ओवर डैम्प्ड हो चुकी थी, मतलब कि हमारा काम डन हो चुका था। ये थर्ड स्लोप थी जो हमारे पास। अब मैं यहाँ पे ड्रा करना चाहता हूँ, तो चलिए छोटी सी स्लोप आपके लिए ड्रा कर ही देते हैं, जो हमारे पास इस तरह से थी। मैंने आपको वीडियोस में दिखाया था, ये जिन्होंने नहीं देखी बच्चों ने उनके लिए ही थोड़ी बहुत मैं स्लोप दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से कुछ बनी हुई थी वो स्लोप। तो ये थी ये हमारे पास थी ओवर डैम्प्ड की स्लोप, ओवर डैम्प्ड। तो अब यहाँ पे आपने ये कंडीशन लिखनी भी, आपने लिखना है द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि ये रियल भी हैं और आपस में अनइक्वल है, यानी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या है जी, हैंस द कंडीशन इज ओवर डैम्प्ड, हैंस द कंडीशन इज ओवर डैम्प्ड, ठीक है जी, समझ आ गई है। बस इतना सा इसका काम है। अभी हमारा क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, ये बस आपने ये कह रहे हैं रूट्स निकालना अभी सीखा है। कंडीशन इज ओवर डैम्प्ड, ये आप लाजमी मेंशन करना है आपने, अदरवाइज आपके नंबर काट लिए जाएंगे, चाहे ये एक मैथमेटिक्स के तौर पे एक न्यूमेरिकल है, लेकिन ये बहुत अहमियत रखता है ये फिक्रा इसमें। अब वी ऑफ टी की हम इक्वेशन लिखेंगे, जैसा कि आपको पता था हमने किसके लिए डेरिवेशनल की इक्वेशन लिखी थी, वी के लिए, मीन्स वी ऑफ टी ही था। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, मैंने आपको बताया था k1 e की पावर, ये जो भी नंबर होगा वो टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -0.5t, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा +k2e की पावर, अब ये वाला नंबर आ जाएगा यानी कि -2t। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है जी, पहले टाइम को ज़ीरो पे लेके जाना है, क्योंकि आपको ज़ीरो पे, ये एक तरीका है, आपने इसको सीखना है, अदरवाइज आपको मुश्किल पेश आ सकती है। आपने टाइम को ज़ीरो पे लेके जाना, आपने लिखना है यहाँ पे एट t इज़ इक्वल टू 0। दो आपने इक्वेशन बनानी है जहाँ से आपने k1 और k2 की वैल्यू निकाल के v ऑफ t की इक्वेशन लिखनी होती है। देखिएगा कैसे। अब यहाँ पे v ऑफ 0 पुट हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा जी, k1 e की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। टाइम 0 होने की वजह से ये e की पावर 0 मीन्स 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी यही सीन चलेगा, तो कि k1 प्लस k2 आ गया, और ये एक इक्वेशन की फॉर्म ले लेगी, k1 प्लस k2। v ऑफ 0 आपको मैं बताता चलो ये किसके बराबर है, ये vc 0 के ही बराबर है, क्योंकि वोल्टेजेस आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव पोल इसके सामने आता है, तो vc 0 हमारे पास vt के बराबर है। तो ये देखें vc 0 की क्या वैल्यू थी, 4 थी, तो इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे भी मैट्रिक्स का मेथड इस्तेमाल होगा। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इक्वेशन का लेना है जी डेरिवेटिव लेना है इसी इक्वेशन का, ये जो आपके पास आई है इसका डेरिवेटिव लें, d/dt ऑफ v ऑफ t, ठीक है जी। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, देखें k1 एक कांस्टेंट है, ये तो पीछे चला गया, और डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, e की पावर -0.5t का, और यहाँ पे भी यही सीन होगा, k2 पीछे आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर -2t का। अब इसमें क्या सीन चलेगा जी, देखें d/dt v ऑफ t इज इक्वल टू k1। अब इसमें ये होता है जी, हमेशा ये जो उस ई की पावर होती है ये एज इट एज आ जाती होती है, और इसके साथ इसके वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मौजूद होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है पीछे जाके डेरिवेटिव के केस में।
तो लिहाजा इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, -0.5। और यहाँ पे भी यही सीन होगा, K2 e⁻²t और साथ में -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके साथ -2 है। अब एक और कंडीशन आपको बताता चलूँ, आपने इसको भी इस टाइम को भी 0 पे लेके जाना है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आपने यहाँ पे फिर से मेंशन कर देना @t=0, यानी यहाँ पे कह लें सारी गेम ही टाइम 0 पे रखने वाली है। ये एक कह लें जेन्युइन हमारी क्या है जी, मेजरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, e⁻0 ये तो 1 हो जाएगा और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, -0.5 K1। और यहाँ पे भी e⁻0 होगी और ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा -2 K2। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है ये भी, लेकिन अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए हमें इस डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। वो हम कैसे लेंगे, हम ओरिजिनल इक्वेशन का ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में दी गई है इसका इंटीग्रेशन लेंगे ताकि इसका एक डेरिवेटिव टूट जाए और हमें सिंगल डेरिवेशनल फॉर्म मिल जाए। अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन होती हैं ये आपस में ऐसे होती हैं जैसे एक वायरस है तो दूसरा एंटीवायरस है, जैसे एक किलर है तो दूसरा एंटी किलर है, मतलब बचाने वाला है। तो यही चीज़ है यहाँ पे। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन लूँगा तो इंटीग्रेशन से क्या होगा, इसका एक डेरिवेटिव ड्रॉप हो जाएगा। मतलब ये जहाँ पे ये हमारे पास ये दिया गया ना कि d²/dt², ये सिर्फ रह जाएगा d/dt। तो मैंने इंटीग्रेशन ले ली उस इक्वेशन की। आप वैसे इसको वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं जेन्युइन तरीके से भी, लेकिन मैं बच्चों को चाहता हूँ जब इक्वेशन दी गई है तो दोबारा मतलब कि उसको बनाने में टाइम ना ज़ाया करें। अगर बच्चों की ख्वाहिश है तो उनके लिए मैं फिर भी एक दफ़ा बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये आपके पास शेप दी गई है जेन्युइन शेप, ठीक है जी। इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ KCL, नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो देखें इस इक्वेशन की अगर मैं करंट लिखना चाहूँ तो क्या आएगी, VT/R आ जाएगी, VT/R, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँ तो मुझे इंडक्टर के क्रॉस करंट लिखने की क्या ज़रूरत है, जब मेरे पास इसके क्रॉस करंट मौजूद है, IL(t), इसे बोला जाएगा IL(t), यानी टाइम है इसमें। अभी वो तो टाइम मेंशन किया गया था उस वजह से क्योंकि वहाँ पे टाइम 0 की वैल्यू दी गई थी। अब आगे नेक्स्ट देखें। अब एक कैपेसिटर के क्रॉस आपको याद होना चाहिए इसके करंट क्या होती है। कैपेसिटर की जो करंट होती है वो हमारे पास बराबर होती है I(t) कैपेसिटेंस इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। ये इसकी करंट की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी C/dV/t/dt, ठीक हो गया। अब आपने ज़रा गौर करना है, हमें चाहिए d/dt/v(0) की वैल्यू, तो हम इसको इसी साइड पे रहने देंगे। C से पूरी इक्वेशन को पहले डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। देखें मैंने क्या किया जी, v/t/dt इसको इसी साइड पे रहने दिया और C को भी साथ में रहने दिया। ये दोनों उठ के दूसरी जानिब चले गए तो हमारे पास आ गया -v(t/r) और -IL(t), ठीक है जी। अब ज़रा आपने गौर करना है, मैं C से सारी इक्वेशन को डिवाइड करवाता हूँ। यहाँ पे भी C आ गया और इसके बटे में भी C आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं जी, इस टाइम को 0 पे लेके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं करना चाहूँगा, मैं टाइम को 0 पे ले जाता हूँ, @t=0, ठीक है जी। अब इससे मुझे क्या होगा जी, यहाँ पे v(0) की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे IL(0) की वैल्यू पुट हो जाएगी और यहाँ पे v(0) की वैल्यू पुट हो जाएगी जो कि VC0 के बराबर है, क्योंकि टाइम की जगह 0 पुट होता जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, देखें VC0 की आपने वैल्यू ऊपर देखी थी जो हमें अजम्पशन में मिली थी 4 और IL की क्या वैल्यू थी -1, तो ये हो जाएगी -4 डिवाइडेड बाय C की क्या वैल्यू है जी, C की वैल्यू थी हमारे पास 1/5 और R की वैल्यू हमें उसने दी थी 2। इसी तरह से इस जानिब अब ये -1 एम्पेयर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय C की क्या वैल्यू है 1/5। तो अब इसको कैलकुलेट कर लें, क्या आपके पास आंसर निकलता है, ये ऊपर जाके 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा -10 और +5, तो ये 5 आने वाला गारंटी है, गारंटीड है। मेरा कैलकुलेटर तो यही कहता है, मेरे ब्रेन का कैलकुलेटर कह लें। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक है, ये -5 ही आएगा। तो ये देखें जी, ये हमारा आंसर आ गया इसका -5। अब देखें आपके सामने है, हमें इसकी एक वैल्यू मिल चुकी है इस 0 की वैल्यू जो कि -5 है, तो हम इस इक्वेशन में से पुट कर देंगे। तो देखें हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी -0.5 K1 -2 K2 = -5। अब ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। अब आपने क्या करना है जी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेके मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट करना है। अब देखें मैं आपके सामने ही करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके जहन में कोई डाउट रहे। ये 6 नंबर पे मैट्रिक्स है तो मैं 6 दबाऊंगा, ये मैट्रिक्स आ गया, पहले मैं मैट्रिक्स A को पुट करूँगा तो 1 दबाऊंगा, ठीक है जी। अब ये 2/2 का मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है तो मैं 2/2 5 नंबर वाला दबाऊंगा, ये 5 पे आ गया 2/2 का। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है, देखें K1 की वैल्यू के साथ कांस्टेंट क्या है 1, यहाँ पे 1,
तो पहले मैंने 1 पुट किया इज इक्वल टू, फिर 1 पुट किया इज इक्वल टू 1 पुट हो गया। देखें आपके सामने नीचे दूसरी इक्वेशन में देखें, दूसरी इक्वेशन में क्या है, K1 के साथ है -0.5 और K2 के साथ है -2, तो -0.5 पहले पुट करना है, फिर आपने -2 पुट करना है। ये चीज़ याद रखिएगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर फर्स्ट इक्वेशन में K1 पहले या K2 बाद में, तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये तो अभी हमने इस साइड के कांस्टेंट पुट किए हैं, उस साइड के कांस्टेंट कैसे पुट करेंगे। देखिए आपने ऑन का बटन दबाना है, ठीक है, फिर से आपने मोड में जाना है, मोड में जाके फिर से 6वें नंबर वाला मैट्रिक्स ले लेना है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैट्रिक्स बी आप लेना, मैट्रिक्स ए को आप नहीं छेड़ना, मैट्रिक्स बी ले लें, मैट्रिक्स सी ले लें, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें आप मैट्रिक्स बी में ही पुट कर दें। 2 दबाएं तो आपका मैट्रिक्स बी ओपन हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, यानी इस साइड वाली का, तो ये 6वें नंबर पर लिखा हुआ है। देखें तो मैं 6 दबाऊंगा, ये आ गया जी। अब पहले है 4 और दूसरी वैल्यू में क्या है -5, पहले मैं 4 पुट करूंगा, ठीक है जी, फिर मैं पुट करूंगा -5, पुट हो गया जी। अब फिर से ऑन पे चले जाए। अब आपने इन मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवानी है, देखें स्टूडेंट्स आपको पता होगा ये क्या होता है जी, K1 K2 इस साइड पे रह गया होता है, इस तरह से देखें K1 K2 इस साइड पे रह गया होता है और दूसरे मैट्रिक्स उठ के दूसरी जानिब जाके इन्वर्स की फॉर्म में आ चुके होते हैं। मतलब कि ये था 1 1 -0.5 और -2, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उस साइड वाले वैल्यूज़ 4 एंड -5, ठीक है जी। इस तरह से ही आता है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे भी वही करने लगा। ये मैट्रिक्स ए है जिसका इन्वर्स होगा इस साइड पे आके, क्योंकि ये उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा। और इन द लैंग्वेज ऑफ मैट्रिसेस हम डिवाइड को इन्वर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी -1 की पावर से। अब देखें मैं मोड पे तो नहीं जाऊँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, शिफ्ट, ये 4 के ऊपर लिखा हुआ है मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स ओपन हो गया। मैं मैट्रिक्स ए पहले लूँगा 3, ये आ गया मैट्रिक्स ए। अब इसकी पावर लेनी है हमने -1, तो ये देखें ये -1 साथ में x की पावर ये -1 आ गई, ठीक है जी। अब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसके साथ, मैट्रिक्स बी के साथ। तो इसके लिए फिर से मैंने शिफ्ट दबाना, आपने बटन नहीं कोई छेड़ना, और शिफ्ट दबा के फिर से 4 दबाना। ये देखें मैट्रिक्स आ गए हैं, मैट्रिक्स बी हमें चाहिए तो वो चौथे नंबर पर ये 4 आ गया, ठीक है जी। तो अब इज इक्वल टू करें, आपको लाइन वाइज वो वैल्यू दे देगा। अब K1 की वैल्यू उसने मुझे 2 दी है, K2 की भी वैल्यू 2 ही आती है, लिहाजा जी ले जी हमारा क्वेश्चन बस सॉल्व है, बस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने की देर है और ये डन हो गया। देखिए V(t), ठीक है, नज़र आ रहा ना, इज इक्वल टू K1 की वैल्यू भी 2 आई है, 2e -0.5t प्लस K2 की क्या वैल्यू आई है, इसकी भी 2 वैल्यू आई है, तो 2e -2t। तो इस तरह से जी स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी इजी लगा होगा ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लॉजिक इसमें चलता है, तो समझिएगा इसको। जिसको एक बार में नहीं समझ आती वो 2 बार देखे वीडियो को, इंशाल्लाह उसे समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।